हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातें करी थी अणुसंघ गुणधर्म के लास्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि परासरण दाब के बारे में। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के एकदम से लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वांट हाफ गुणांक। वैसे आप लोगों ने कभी ना कभी ये बात तो सुनी ही होगी कि जो केमिस्ट्री है वो लॉजिक के साथ साथ एक्सेप्शन यानी अपवाद के साथ चलती है, क्योंकि बिना अपवाद के अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो केमिस्ट्री में ही ज़्यादा अपवाद पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज एक ऐसे ही अपवाद के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे, वांट हाफ गुणांक। ठीक, ये जो है ये अणुसंघ गुणधर्म से ही रिलेटेड है। ठीक है, जब हम लोगों ने अणुसंघ गुणधर्म को खूब अच्छे से अध्ययन कर लिया था, उसके बाद में हमें एक चीज़ बताई गई कि यार अणुसंघ गुणधर्म में परिवर्तन भी देखे जाते हैं। अणुसंघ गुणधर्म में अलग अलग परिवर्तन देखे जाते हैं, जैसे एक विद्युत अपघट्ट हो गया और विद्युत अनपघट्ट हो गया। तो इन दोनों के जब अणुसंघ गुणधर्मों के आपस में बातचीत हुई तो लगा कि इनके जो है इनमें जो है थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। ठीक, अब वो अंतर बताने के लिए हमें एक नया नाम दे दिया गया, क्या? वांट हाफ गुणांक। बोले अब इसको भी पढ़िए। ठीक, और इसी को पढ़ने के बाद में हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। अब आपको ये इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा मैंने लिख करके दे दी है। ठीक, इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा आपको एग्जाम में लिख करके नहीं आनी है। ठीक, ये जो आपको रेड कलर से लिखी हुई दिख रही है बस इतनी सी लिखनी है, लेकिन मैंने समझाने के लिए वो पूरी बातों को लिख लिया है। चलो अच्छा, एक बार हम लोग इसको अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। देखो जरा यहाँ पर, यहाँ से पहले इसको पढ़ लीजिए। कह रहा है देखा गया है कि समान सांद्रता वाले विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनअपघट्ट। पहले तो इन दोनों बातों पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है? विद्युत अपघट्ट। तो विद्युत अपघट्ट हम लोग वो बोलते हैं जो जलीय विलयन में आसानी से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ठीक, जैसे आपके पास में यहाँ पर आपको दे दिया जाए NaCl, और NaCl को अगर हम किसमें मिला दें? जल में मिला दें, तो आपको भी पता है कि ये दो आयनों में वियोजित हो जाएगा, यानी कि Na का प्लस देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर Cl का माइनस देखने को मिलेगा। मतलब ये Na सोडियम का धनायन बना लेगा और क्लोरीन का ऋणायन बना लेगा। इस तरीके से ये वियोजित हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको ग्लूकोज दे दूँ, यानी कि C6H12O6। तो ये देखना ध्यान से, ये जब जल के साथ में मिलाया जाता है तो इसके जो है ना ही इसका संगुणन होता है ना ही वियोजन होता है। मतलब ये अगर चाहो तो ये अलग अलग कणों में टूटता नहीं है। समझ में आया थोड़ा सा? तो बस वो चीज़ें ध्यान कर रखना। ठीक, और जो हमने आपको अणुसंघ गुणधर्म पढ़ा रखे हैं वो ध्यान रखना है आपको कि वो किस पर डिपेंड करते हैं? अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। ठीक, तो जब हमने इस सोडियम क्लोराइड के अणुसंघ गुणधर्मों को जाना तो अणुसंघ गुणधर्म, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो कितना इसका मॉलिक्यूल हमने लिया है? एक मॉलिक्यूल लिया। जब ये जल में मिलाया गया, यानी किसी जब इसका विलयन बनाया गया तो विलयन में जो है इसके अणुओं की संख्या टूटकर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इस प्रकार से अगर अणुओं की संख्या टूट करके 2 गुनी हो गई है तो फिर ये सोचो जरा ध्यान से कि उसका अणुसंघ गुणधर्म भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्यों? कारण हमने बताया था आपको, क्या कि जो अणुसंघ गुणधर्म होते हैं वो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, ना कि अणुओं की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि पहले अणुओं की संख्या कितनी थी? 1 थी, लेकिन सॉरी, जैसे उसका क्या बनाया गया? विलयन बनाया गया, तो वहां पर जो है उसके अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर 2 हो गई तो फिर उसके जो अणुसंघ गुणधर्म है वो भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। जबकि अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो तो ये यहाँ पर इसका भी कितना मॉलिक्यूल है? 1 है। और यहाँ पर भी आकर के जब ये टूटेगा नहीं तो बिल्कुल जैसा यहाँ दिख रहा था वैसा ही सेम यहाँ पर भी दिखेगा। मतलब C6H12O6, यानी यहाँ पर भी इसके अणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। यानी इसके अणुसंघ गुणधर्म में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले भी इसके अणुओं की संख्या कितनी थी? 1 है, और बाद में भी अणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। तो बस वही आपसे वहां पर पूछा गया। एक बार फिर से पढ़िए जरा लाइन को। कह रहा है कि समान सांद्रता वाले विद्युत अपघट्ट तथा विद्युत अनअपघट्ट के अणुसंघ गुणधर्मों की तुलना कराने पर, अब जब इन दोनों के गुणों की क्या कराई? अणुसंघ गुणधर्मों की क्या कराई गई? तुलना कराई गई। तो पाया गया क्या कि विद्युत अपघट्ट का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है? तो वो है आपका एक अणुसंघ गुणधर्म। बात समझना जरा ध्यान से। ठीक, दूसरा लिखा हुआ है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। ठीक, और लास्ट लिखा हुआ आपका परासरण दाब। अब ये चारों के चारों जो है वो क्या है? आपके अणुसंघ गुणधर्म है। ठीक, एक बार फिर से देखो। उसके बाद में बोला गया है, कह रहा है कि वैद्युत अनअपघट्ट की तुलना में अधिक होता है। मतलब अगर अणुसंघ गुणधर्मों की बात करी जाए तो जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं उनका जो अणुसंघ गुणधर्म ज्यादा होता है बजाय किनके? तो वैद्युत अनअपघट्ट के। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान से देखा होगा। ठीक, ये वैद्युत अनअपघट्ट है, मतलब जो जलीय विलयन में टूटते नहीं है वो वैद्युत अनअपघट्ट कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में आसानी से टूट जाते हैं वो वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। चलो अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है कि वान ठाप ने इन दोनों पदार्थों के अणुसंघ गुणधर्मों को गुणांक I के द्वारा व्यक्त करा। बोले कि नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है अणुओं की संख्या जो है वो फिर अगर
बताई जाती है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि इस तरीके से ये जो मान आपको दिखाई दे रहे हैं वो आई के मान ही निकल करके आते हैं। इसके बाद एक जरा सा अब आपको क्या करना है, ये परिभाषा याद कर लेनी है, ठीक, जो आपको एग्जाम में लिख करके आनी है। तो क्या बोल सकते हो आप, सामान्य या सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, सामान्य या सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान तथा असामान्य या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं, ठीक। और इसे हम लोग लिखते किससे हैं, तो आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल आई से आपको इसे क्या करना है, प्रदर्शित कर देना है, ठीक। चलो अच्छा, अब हम कुछ बातों पर ध्यान से देखेंगे ताकि हमें ये चीजें जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फॉर्मूला भी आपको हम बता देंगे तो वो भी याद कर लेना है। फिलहाल के लिए इन चीजों को समझने की कोशिश करो। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखा दूं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया क्या, NaCl, ठीक है। अब जब हम NaCl को पानी में मिलाते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि Na जो है वो किस में टूट जाएगा, प्लस में, और Cl जो है वो किस में टूट जाएगा, माइनस में टूट जाएगा, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर NaCl के अणुओं की संख्या कितनी लिखी हुई, 1, और यहाँ पर कितनी हो गई जाकर के 2। समझना थोड़ा थोड़ा ध्यान से। इस प्रकार से अगर हम आपको यहाँ पर क्या कर दें, अभी हमने बताया आपको ग्लूकोज, तो C6H12O6, ठीक, इसको लेंगे तो ये यहाँ पर भी बिल्कुल सेम था, तो इस जगह पर भी क्या रहेगा, बिल्कुल से सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर भी नहीं टूटने वाला है, ना उधर टूटेगा, ठीक। तो यहाँ पर भी इसके अणुओं की संख्या कितनी थी, 1, और यहाँ पर भी कितनी है, इसके अणुओं की संख्या 1 है। लेकिन कुछ जो होते हैं ऐसे अवयव या ऐसे तत्व जो होते हैं या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, संगुणन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, संगुणन कर लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एसिटिक अम्ल के CH3COOH, एसिटिक अम्ल के हम आपको यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल को दिखाएं, ठीक। लेकिन जैसे हम लोग इसे जल में मिलाते हैं तो ये कर लेता है संगुणन, यानी कि CH3COOH। अब इनके बीच में हो जाता है संगुणन, यानी कि CH3COOH। अब ये संगुणन करके कितने मॉलिक्यूल बना लेता है, 1, जबकि यहाँ पर आपने कितने काम में लिए हैं, 2। तो ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से, यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी थी, 2, और ये यहाँ पर आकर के कितने बना देते हैं, 1। तो यहाँ पर अलग अलग 2 मॉलिक्यूल जो थे वो वहां जाकर के 1 ही मॉलिक्यूल बना देते हैं, मतलब इनका हो गया यहाँ पर संगुणन। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब हर बार देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर जो है अणुओं की संख्या बढ़ गई, यहाँ पर अणुओं की संख्या समान रही, और यहाँ पर अणुओं की संख्या क्या हो गई, घट गई। तो यही तो आपको दिखाता है कि अगर अणुओं की संख्या घटे या बढ़ रही है तो उसके अणुसंग गुणधर्मों में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं वांट हाफ गुणांक के बारे में, फिर आपको एग्जाम्पल अच्छे समझा दिए जाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, तो अगर आपको वांट हाफ गुणांक का फॉर्मूला लिखना है तो वांट हाफ गुणांक यानी आई बराबर, आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि संगुणन या वियोजन, ठीक है, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे में आपको ध्यान रखना है कि संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, चलो एक तो फॉर्मूला ये हो गया आपका क्या, कि संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे में संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, ठीक। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं आई के, और ये दोनों फॉर्मूले जो हैं आपके न्यूमेरिकल में काम में आएंगे, ठीक। इसलिए आपको इन दोनों फॉर्मूलों को खूब अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब देखो जरा यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या, कि सामान्य, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए सैद्धांतिक, जो वहां पर लिखा हुआ है सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, ठीक है, डिवाइड में लिख लीजिए क्या, असामान्य या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, असामान्य या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, प्रेक्षित मोलर
द्रव्यमान। ठीक, इस तरीके से आपको चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। ठीक है, कैसे करना है चीज़ों को वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले आपको याद कर लेना है, जब हम आपको न्यूमेरिकल आगे पढ़ाएंगे तो उसमें से ये दोनों जो फॉर्मूले काम में आएंगे। ठीक है, फॉर्मूले कैसे काम में आएंगे, तो आपको यहाँ पर सामान्य सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान दिया जाएगा। ठीक, और आपको क्या पूछेगा, असामान्य या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान की गणना करने की बात करेगा आपसे। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के बराबर कर दिए जाते हैं, तो उससे हमारा जो है न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक, उससे पहले आपको क्या करना है कि अणुसंघ गुणधर्मों के फॉर्मूले याद कर लीजिए जरा, सभी फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, क्योंकि बिना अणुसंघ गुणधर्म के फॉर्मूलों को आप लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सबसे पहला फॉर्मूला यही सिखाया गया था अणुसंघ गुणधर्म में कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की अगर आपसे कोई बात करेगा तो फॉर्मूला आपको सिखाया गया था क्या, कि पी नॉट माइनस का पी एस बटे में पी नॉट। ठीक, बराबर में आपको बताया गया था क्या, विलेय का मोल अंश। ठीक, यही तो फॉर्मूला सिखाया गया था आपको। ठीक, आप लोग देख लेना, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो पिछले वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो ये फॉर्मूले आपको याद जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई करा देना, मतलब आई के कुछ मान निकल करके आएंगे और उस आई के मान से आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई करा देना। अभी सिखाएंगे कैसे निकाले जाते हैं मान। ठीक है, चलो, एक तो ये हो गया। इसके बाद आपको पढ़ाया गया था दूसरा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वथनांक में उन्नयन। क्या पढ़ाया गया था आपको, क्वथनांक में उन्नयन। और जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो आपको बताया गया था क्या, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू में स्मॉल एम, और ये जो स्मॉल एम यहाँ पर होता था वो होती थी मोललता। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 1/2 गुणांक से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक, उसके बाद में तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए जरा। तीसरा फॉर्मूला आपको सिखाया गया था क्या, हिमांक में अवनमन। क्या सिखाया गया था, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन जो सिखाया गया था वो आपका क्या था, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में स्मॉल एम। स्मॉल एम फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगी, मोललता हो जाएगी। तो आप इसमें भी क्या करा दीजिए, 1/2 गुणांक यानी आई से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक, एक लास्ट और देख लीजिए जरा, परासरण दाब। तो परासरण दाब में आपको सिखाया गया था पाई वी बराबर एन आर टी, ये फॉर्मूला सिखाया गया था। ठीक, अब यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए, आई से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये हो जाएंगे आपके 1/2 गुणांक से संबंधित फॉर्मूले। जो फॉर्मूले आपको अणुसंघ गुणधर्म के पढ़ाए गए थे बस उनमें से आपको क्या कर देना है, 1/2 गुणांक से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर्मूले बिल्कुल वही हैं पुराने वाले जो आपको सिखाए गए थे। ठीक, अब इन्हीं से आपसे क्या पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल। उससे पहले आपको यहाँ पर आई का मान निकालना आना चाहिए। समझिए बात को ध्यान से, क्या निकालना आना चाहिए, आई का मान निकालना आना चाहिए। ठीक, अच्छा, सबसे पहले अच्छा छोटी सी बात यहाँ पर और एक नोट कर लीजिए आप, क्या कि संयोजन, ठीक, या वियोजन की मात्रा। ठीक, संयोजन या वियोजन की मात्रा। अब जो संयोजन या वियोजन की मात्रा होती है उसको हम लोग लिखते हैं बेटा अल्फा से। किससे लिखा जाएगा, अल्फा से लिखा जाएगा। ठीक, इस अल्फा को आपको ध्यान करके रख लेना है। अभी सबकी बात धीरे धीरे पता चलेंगी, बस आप लोग थोड़ा थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए और कोशिश करिएगा कि सारी की सारा आपका जो कंसंट्रेशन है वो बोर्ड की तरफ ही होना चाहिए। ठीक, चलो अब ध्यान दो थोड़ा सा और हम लोगों को थोड़ी सी चीजें और ध्यान से सीखनी है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर अब मैं मान लूँ यहाँ पर ये एग्जांपल आपने ले लिया कि इसके लिए हमें किसका मान निकाल करके दिखाइए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, आई यानी 1/2 गुणांक का मान निकाल करके दिखाइए। ठीक, तो ये जो आपको 1/2 गुणांक का मान है, ठीक, तो उसको निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करो। पहले क्या कह रहा है कि संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे में संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। ठीक, जो आई का मान निकालना है वो कैसे निकाला जाता है कि वियोजन, या पहले तो ये पहचान लीजिए कि संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है। तो इस फॉर्मूले में, इस एग्जांपल में आप ध्यान से देखो कि पहले मॉलिक्यूल की संख्या कितनी थी, 1 थी, बाद में वो जाकर कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो तो हो रहा है वियोजन। तो आपको फॉर्मूला कैसे बना देना है कि वियोजन के बाद कणों की संख्या। जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख के आपको सिखा दूं क्या, कि अगर आप आई का मान निकालना चाहोगे तो वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। ठीक, नीचे लिखा हुआ है, कह रहा वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, तो वियोजन के पूर्व कणों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, अब 1 हो गई तो यहाँ पर जो डिवाइड करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 2। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर अणुसंघ गुणधर्म कितना निकल, सॉरी 1/2 गुणांक कितना निकल कर आया, 2। तो अब अगर ये 2 निकल करके आया है तो इसका जो अणुसंघ गुणधर्म है ये भी तो कितना हो जाएगा, 2 गुना के बराबर हो जाएगा।
समझ में आया? इसीलिए ध्यान रखना। अब जैसे नीचे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अब इसके लिए निकालोगे तो जरा सोचो कि यहाँ पर आपको क्या करना है। देखो ना यहाँ पर वियोजन हो रहा है, ना यहाँ पर क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है। बात को समझना जरा ध्यान से, ना यहाँ पर वियोजन दिखाया जा रहा है, ना ही संगुणन दिखाया जा रहा है। मतलब जितनी पहले कणों की संख्या थी उतनी बाद में कणों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप लोग, क्या कि संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या। अब ना संगुणन हो रहा ना वियोजन हो रहा, मतलब पहले भी कणों की संख्या कितनी थी, 1, और बाद में भी कणों की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ पर जो है उसका कितना निकल के आएगा, वांछा पूर्णांक का मान 1। यानी इसके जो अड़संग गुणधर्म है वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो तीसरे वाले फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको लिखा मिलेगा क्या कि यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल दिया गया है, ठीक, इसके संगुणन से अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, संगुणन। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, चिपक गए, और चिपकना ही क्या कहलाता है, संगुणन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि संगुणन के बाद कणों की संख्या, तो संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी थी, 1 है। ध्यान से देखना, संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे 1 लिख दो, बटे में कह रहा संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, यानी संगुणन होने के पहले कणों की संख्या कितनी थी, 2। तो यहाँ पर कितना लिख दीजिए, 2। यानी यहाँ पर जो है वो आई का मान कितना हो गया, आधा हो गया। ठीक, अब अगर आधा हो गया मतलब 1/2 हो गया, तो इन सभी अणुसंग गुणधर्मों के मान में भी तो परिवर्तन होगा। बस यही तो बात आपको सीखनी है अच्छी तरीके से, क्या कि जब जब यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान दे दी जाएंगी तो आपको इस तरीके से इसका संगुणन या वियोजन पहचान लेना है, और उसको पहचान करके आपको क्या करना है, एग्जाम्पल बनाने। मैं 1-2 एग्जाम्पल और समझा दूं आपको। जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। बात को समझना ध्यान से, क्या मिल गया आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जब ये वियोजित होगा तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, Mg का 2+, ठीक, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 2Cl का सिंगल का माइनस। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल था, 1, कितना था, 1 था। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 1 मॉलिक्यूल इसका हो गया और इसके कितने हो गए, 2 हो गए। यानी मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो गई, 3। कब हो गई, तो जब यहाँ पर वियोजन आपको दिखाया गया। ठीक है, तो ऐसे देखो जरा ध्यान से। अब इसके लिए अगर आप आई का मान निकालोगे तो आई बराबर आपका क्या हो जाएगा कि वियोजन के बाद कणों की संख्या, देखो जरा ध्यान से, वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी हो गई, 3। देखो 2 इधर 1 ये। अब कह रहा है कि वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, तो वियोजन के पूर्व कणों की संख्या कितनी थी, 1 थी। जब डिवाइड करके आंसर सॉल्व करा तो कितना निकल कर आया, 3। यानी इसके जो है वांछा पूर्णांक का मान कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पर इनके भी कितने गुना हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को चीजें थोड़ी थोड़ी तो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से सीखते हैं। अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा NaCl का, ठीक, उसी एग्जाम्पल को समझते हुए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे अल्फा को लेकर के। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए क्या, NaCl। ठीक है, NaCl। अब जब यहाँ पर आपने देखा कि NaCl लिया, तो NaCl को जब आपने पानी में मिलाया तो वो किस में वियोजित हो गया, Na+ में वियोजित हो गया और Cl- में वियोजित हो गया। ठीक, अब आपको एक चीज समझना है जरा ध्यान से कि t बराबर 0 समय पे जब आपकी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, देखो अभिक्रिया जब शुरू होती ना तभी तो जाकर के वो विलयन में मिलेंगे जाकर के। ठीक, अभी मान लो सोडियम क्लोराइड है जो अपनी अवस्था में है, ठीक, अभी ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है। तो जरा सोचो कि t बराबर 0 समय पे यहाँ पर अगर हम अणुओं की संख्या की बात करें तो फिर यहाँ पर कितनी है, अभी 1 है। क्या यहाँ पर ये टूटा होगा जाकर के, जब अभिक्रिया ही शुरू हुई तो फिर ये टूटना भी असंभव नहीं है। तो मतलब उस समय जब t बराबर 0 समय था तब यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी थी, 0 थी। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर आपको t बराबर कुछ समय दे दिया जाए, बात समझना ध्यान से। t बराबर मान लो आपको t समय लग गया, कितना लग गया, t समय लग गया। ठीक, ये समझना ध्यान से कि t बराबर आपको कुछ समय लग गया, 1 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया। ठीक, जब आपने ये कंडीशन देखी तो फिर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर जो आपके अणुओं की संख्या 1 थी उसमें से देखो यहाँ पर ध्यान से कह रहा है कि संयोजन या वियोजन, तो इस वाले अगर रिएक्शन में देखो ध्यान से तो हो क्या रहा है, वियोजन। अब वियोजन की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, अल्फा। मतलब यहाँ से क्या चीजें बाहर निकलेंगी, अल्फा चीजें बाहर निकलेंगी। ठीक, और अल्फा के रूप में कितनी चीजें बाहर निकल गई, तो 2 चीजें बाहर निकल करके चली गई। ठीक, यानी कि इस तरीके से इस बार अल्फा निकला, इस बार भी क्या निकला, अल्फा निकला। तो चीजें थोड़ी थोड़ी ध्यान से समझिए तभी चीजें पल्ले पड़ने वाली हैं। ठीक, ऐसा देखो ध्यान से कि जब हमारा समय कितना था, 0, मतलब हमने अभिक्रिया शुरू नहीं करी थी, तब हमारे अणुओं की संख्या कितनी थी, यहाँ पर 1 थी। वियोजन भी नहीं उस समय हो रहा होगा, अभिक्रिया भी नहीं शुरू हुई थी। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर t बराबर t समय लिया, मतलब 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड, जितना भी मन करे उतना
तो जब ये आपने समय लिया तो आपने देखा कि यहाँ से अब जो चीजें देखो वियोजित होती हैं उसको हमने क्या बोला था, वियोजन की मात्रा को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ठीक, तो बस ये वही तो वियोजन की मात्रा है। अब यहाँ से अल्फा निकला तभी तो यहाँ पे ये अल्फा बने जा करके। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, आई के मान के लिए आपको ध्यान देना है कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा वापस से देखो ध्यान से। अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना क्या कि वियोजन के बाद कणों की संख्या। तो वियोजन कब हो रहा है, तो जब टी समय लिया तभी तो ये वियोजन हो रहा है। अब वियोजन के बाद जो भी कण आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी को आपस में क्या कर देना, जोड़ देना। तो यहाँ पर देखो वियोजन के बाद कणों की संख्या क्या दिख रही है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ठीक, बटे, चीजें ध्यान दो। अब कह रहा है ना कि वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, तो वियोजन के पूर्व तो ये कण दिख रहे थे आपको पूरी रिएक्शन में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, तो यानी क्या निकल के आएगा आपको यहाँ पर कि अगर हम ये माइनस अल्फा और ये प्लस अल्फा काट दें, ठीक, ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का कट गया तो बचा क्या आपका 1 प्लस अल्फा। ठीक, और डिवाइड में क्या बचेगा आपका 1, ये हो गया। अभी आपने यहाँ पर ध्यान दिया था कि यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल की संख्या नहीं, आई का मान मैंने कितना निकाल के दिखाया था आपको, 2 निकाल के दिखाया था। अब वो आया कैसे था, वो ऐसे ही आया था, ध्यान से देखना जरा। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे तो आई बराबर, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर और समझा दूं क्या, कि जब भी कभी भी 100% आपको क्या देखने को मिलेगा, संयोजन। ध्यान रखना, जब भी 100% आपको संयोजन देखने को मिले या 100% आपको क्या देखने को मिले, वियोजन देखने को मिले, तो अल्फा का मान फिक्स होता है। तो आपको ध्यान रखना कि अल्फा का मान हमेशा कितना लेना पड़ेगा, आपको 1 ले लेना है। ठीक, यानी क्या, जब 100% संयोजन हो, जब 100% वियोजन हो, तो अल्फा का मान कितना ले लेते हैं, 1। अब देखो यहाँ पर 100% है तो ये टूट गया, जरा सा भी तो नहीं दिख रहा आपको बचा हुआ, तो बस वही ध्यान रखो। अल्फा का मान जब आप यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, यानी कितना आ जाएगा 2। और अभी आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पर आई का मान जो था वो कितना निकल कर आया था, 2 निकल कर आया था। ठीक, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक, अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा, तो आपको ये सारी चीजें ध्यानपूर्वक सीखना है केवल। ठीक, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी दिया क्या, C6H12O6। ठीक, ये ध्यान रखना, C6H12O6। अब जब आपने इसको मिलाया था किसके साथ में, जल के साथ में, तो ये फिर से क्या बना रहा था, C6H12O6, मतलब इसका कोई वियोजन या वो नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि T बराबर 0 समय पर, क्या लिखेंगे, T बराबर 0 समय पर। जब आप T बराबर 0 समय पर इसको लिखोगे तो यहाँ पर आपके देखो अणुओं की संख्या कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। ठीक, और यहाँ पर भी जब आप जाओगे तो यहाँ पर भी जब आपने अभिक्रिया शुरू नहीं करी थी तो केवल यही होगा, बात को समझो। यहाँ पर तो कुछ बना भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। लेकिन t बराबर आपने मान लो कोई t सेकेंड लिया, क्या लिया, t सेकेंड समय लिया। ठीक, तो यहाँ पर से आपको बताया गया है कि यहाँ से क्या करना है, आपको अल्फा बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, अल्फा बाहर निकलेगा। ठीक, और जो ये अल्फा बाहर निकलेगा वही तो यहाँ पर क्या बनेगा जाकर के, अल्फा बनेगा जाकर के। तो यहाँ पर आपने क्या बनना है, अल्फा बनेगा। ठीक, यहाँ में से अल्फा बाहर निकलता है और यहाँ में से अल्फा बन जाता है जाकर के। ठीक, देखो जरा, अब इसके फॉर्मूला लगा दो, आई बराबर, तो क्या बोलोगे कि अब यहाँ पर देखो ना वियोजन हो रहा ना संगुणन हो रहा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि बाद कणों की संख्या या पूर्व कणों की संख्या। तो बाद में कणों की संख्या जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। ठीक, बटे में देखो जरा, ना संगुणन दिखा रहा ना वियोजन, तो क्या बोलोगे, के पूर्व कणों की संख्या। अब के पूर्व कणों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 प्लस 0, तो ये माइनस प्लस और ये माइनस कट गया, बचा कितना 1, नीचे भी कितना बचा 1, यानी आंसर कितना आएगा 1। और यही अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि यहाँ पर जो है वो इस ग्लूकोज के कणों की संख्या निवान था, पूर्णांक जो इसके लिए कितना निकल के आया था, 1 निकल करके आया था। ठीक ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, और वो एग्जाम्पल अभी जो हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एसिटिक अम्ल का संगुणन वाला। ठीक, यानी कि CH3COOH, जब इसको आप लोग यहाँ पर करते थे तो इसका क्या हो जाता है, संगुणन, यानी कि CH3COOH का होल ट्वाइस। ठीक, कुछ इस तरीके से संगुणन हुआ था। अब फिर से वही पुरानी बात की, जब हमारा T बराबर 0 समय था तब इसका कितना मॉलिक्यूल था, 1, और यहाँ पर तो कोई बना भी नहीं होगा तो यहाँ पर क्या रख दीजिए 0। लेकिन जब हमने T बराबर क्या लिया, T समय लिया, तो वही यहाँ से जो मॉलिक्यूल था 1, उसमें से क्या बाहर हो जाएगा, अल्फा। ठीक, और जब अल्फा बाहर होगा तो संगुणन पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, अल्फा निकलता था तो अल्फा बनता था, अल्फा निकलता था तो अल्फा बनता था। लेकिन यहाँ पे जब अल्फा निकलेगा तो अल्फा में से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब याद रखना कि अगर एक मॉलिक्यूल है और अगर एक मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2। बात को समझो, मतलब आधा आई हर हाल में बनने वाला है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप लोग आई का फॉर्मूला लगा दीजिए।
और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ तो क्या करोगे कि आई बराबर जब आप निकालोगे तो क्या निकालते हैं, अब यहाँ पर हो जाए बेटा संगुणन, क्या हो रहा है संगुणन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 मॉलिक्यूल थे, इधर कितना बचा था, 1 बचा, तो ये ध्यान रखना है। तो संगुणन या वियोजन, तो आप क्या बोलोगे, संगुणन के बाद कणों की संख्या, तो संगुणन के बाद कणों की संख्या, तो क्या लिखोगे कि आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, संगुणन के बाद कणों की संख्या, ठीक। अब ये जो ऊपर वाली मान है वो क्या हो जाएंगे, संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। तो संगुणन के पूर्व आपको क्या दिख रहे थे, 1 प्लस 0, यही तो है, देखो 1 प्लस 0, ये बात की बात है। अब यहाँ पर लिख लीजिए जरा, आई बराबर तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1, ठीक। इस तरीके से ये मान निकल के आया। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब 100% क्या होगा, संयोजन होगा। जब 100% संयोजन होगा तो अल्फा का मान कितना रखना है, 1 रख लेना है, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 1 माइनस अल्फा की जगह 1 रख देना, ठीक, प्लस में 1/2 और डिवाइड बाई 1। अब ये माइनस का ये प्लस का कट गए, तो आई का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, 1/2 निकल करके आया होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तभी आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये हो गए आपके कुछ एग्जाम्पल, और इनको आपको पढ़ना है बेटा, ठीक। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर भले ही आपको ये थोड़ी थोड़ी कठिन चीज़ें लग रही ना, तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन पढ़ना है, क्योंकि पेपर में इससे जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से। इसलिए ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा, जो जो चीज़ें बता दी गई हैं बस वैसे ही ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको इसके न्यूमेरिकल भी करवा देंगे जब न्यूमेरिकल वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। चलो अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, इसको हम लोग साफ करते हैं। इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो नॉन कॉमन चीज़ों के लिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखना जरा ध्यान से यहाँ पर कि हम लोग अब क्या करते हैं, संयोजन के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। किसके लिए, संयोजन के लिए। तो अब आप यहाँ पर लिख लीजिए कि संयोजन ठीक। अब देखो जरा संयोजन की मात्रा, अब संयोजन जब करोगे तो आपको एक चीज तो समझ में आती है कि जो आपके कणों की संख्या है वो क्या होती है, घट जाती है। कणों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक। देखो जरा ध्यान से, अब एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर Na, ठीक। मान लो यहाँ पर आपका कोई ए जो है वो कंपाउंड रहा होगा, और वो इसने क्या कर लिया है, संगुणन कर लिया। तो संगुणन करने के बाद में जो है वो क्या बन गया, आपका ए बेस एन बन जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब अभी फिर से पुरानी चीजों को, टी बराबर 0 समय पर क्या करना है, टी बराबर 0 समय पर अगर आपको ध्यान दो तो यहाँ पर ये जो मान है वो कितना आपका 1 है, कितना है 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो कि हमने दोबारा फिर से क्या कहा था आपसे, हमने कहा था टी बराबर टी सेकेंड आपने समय बिताया, टी बराबर टी सेकेंड आपने क्या किया, समय बिताया और संगुणन किया। क्या किया, संगुणन। संगुणन करने के बाद में यहाँ से अल्फा कण बाहर निकलेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अल्फा बाई एन यहाँ पर बन क्या जाएगा, अल्फा बाई एन बन जाएगा। तो चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आनी जरूरी है, ठीक। इसलिए अब ध्यान रखना, अब हम यहाँ से आपसे क्या पूछे कि आई का मान निकाल दीजिए, ठीक। क्योंकि पेपर में बेटा ऐसे ही करना है जाकर के, ठीक है। तो मैं आपको एक सामान्य सूत्र बता दे रहा हूँ, किसके लिए, संयोजन के लिए। तो आपको ध्यान रखना, संयोजन का मतलब हो गया संगुणन, ठीक। चाहो तो यहाँ पर वो वाली बात भी लिख लो कि यहाँ पर आपको क्या देखना है, तो संगुणन हो रहा है, ठीक। तो संगुणन के लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा आई का, तो वो यहाँ से समझना है। तो चलो अब एक काम करो, जरा फॉर्मूला बना करके लिखो पहले वो वाला। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आई बराबर क्या लिखा है यहाँ पर कि संगुणन या वियोजन, तो क्या बोलोगे, संगुणन के बाद कणों की संख्या। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या, संगुणन के बाद कणों की संख्या, के बाद कणों की संख्या, ठीक। नीचे क्या लिख देना है, संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, ठीक, कणों की संख्या, इस तरीके से। चलो अब देखो इसको लिख लो जल्दी से इसमें, तो क्या बन जाएगा, आई बराबर, अब देखो संगुणन के बाद, तो ये हो रहा है संगुणन, ठीक, यही है संगुणन के बाद, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गई संगुणन के बाद, और ये वाली जो बात है वो संगुणन के पूर्व। लिख लो, तो क्या दिया गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। नीचे क्या करोगे, 1 प्लस 0, यानी क्या निकल कर आएगा, आई बराबर 1 माइनस अल्फा
प्लस अल्फा बाई एन। तो ये मान निकल के आया किसका, आपका आई का। तो इस तरीके से आपको इसको याद रख लेना है। तो ये हो जाएगा किसके लिए, संगुणन के लिए आई का मान। अब चाहो तो आप यहाँ से किसका मान निकाल लो, अल्फा का मान निकाल लो। समझना जा रहा है, किसका मान निकाल लो, अल्फा का। ठीक, तो जब अल्फा का मान निकालोगे तो यहाँ पे ये 1 जो है इधर ट्रांसफर कर देना, तो क्या हो जाएगा माइनस का बराबर। अब इसको क्या करो, अल्फा बाई एन माइनस का अल्फा। कुछ इस तरीके से समझ में आया, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, आई माइनस 1 बराबर। ठीक, अब यहाँ से आप लोग क्या कर लो, अल्फा कॉमन कर लो। तो जब अल्फा कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बाई एन माइनस का 1। ठीक, इतना बचेगा। अब चाहो तो आप लोग एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तो अल्फा ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस एन डिवाइड बाई एन। तो ये हो गया। अब आप यहाँ से जब क्या करोगे, अल्फा का मान निकालोगे, तो इस n को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा, n आई माइनस 1 डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, 1 माइनस n बराबर अल्फा। तो ये मान निकल कर आ जाएगा आपका किसका, अल्फा का। तो जब कभी भी आपसे ये पूछ दे कि संगुणन की मात्रा, समझ रहे ध्यान से, संगुणन या संयोजन की मात्रा, तो आपको इस तरीके से भी यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेना है। आई का मान यहीं से निकल आएगा आपका। ठीक, यानी कि जब 100% वियोजन या 100% क्या होगा, संगुणन होगा, तो अल्फा की जगह पे 1 रख देना, तो यहाँ से आई का मान निकल आएगा। लेकिन जब आपसे कहते कि जरा मुझे संयोजन की या वियोजन की मात्रा बता दीजिए, यानी अल्फा का मान, तो फिर आपको कुछ इस तरीके से अल्फा का मान निकाल लेना। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, यही सेम फॉर्मूला निकाल लेते हैं, किसके लिए, वियोजन के लिए। ठीक, तो जब वियोजन के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वियोजन के लिए एक फॉर्मूला निकाल लेना है। तो वियोजन के लिए आपको रिएक्शन सबको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने को, ए आपका कोई कंपाउंड है, और वहाँ पर जब ये वियोजित होगा तो किस में वियोजित हो जाएगा, Na में। समझना जानते हैं, यहाँ पर क्या था, आपका ए था, और उधर किस में वियोजित हो जाएगा, Na में। चलो अब पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि t बराबर पहले समय कितना लेना है, 0। अब 0 लोगे तो यहाँ पर आपके कणों की संख्या कितनी थी, 1। तब उस समय आपका कोई भी उत्पाद नहीं बन रहा था। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या करना है, t बराबर t सेकेंड समय ले लेना है। तो यहाँ से आपका बाहर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, और उधर जाकर के क्या हो जाएंगे, n अल्फा बन जाएंगे जाकर के। ठीक, अब आपसे कोई ये पूछे कि जरा मुझे आई का मान बता दीजिए, तो आई के मान में आपको फॉर्मूला जरा देखो ध्यान से, यही वाला फॉर्मूला बार बार मैं यूज कर रहा हूँ। क्या करोगे, अब हो रहा है यहाँ पर वियोजन, तो क्या बोलोगे, वियोजन के बाद कणों की संख्या। तो यही तो है वियोजन के बाद कणों की संख्या। तो लिखो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर क्या करोगे, वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। तो वियोजन के पूर्व कणों की अगर संख्या की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0। तो यहाँ पर अगर आपसे आई का कोई मान पूछेगा तो आई बराबर क्या निकल कर आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो यहाँ से आप क्या कर लेना, इस तरीके से आई का मान निकाल लेना। ठीक, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछते कि वियोजन की मात्रा निकालिए, क्या निकालिए, वियोजन की मात्रा यानी अल्फा का मान निकालिए, तो अल्फा के मान के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी दिखानी है। क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान दो, ये जो आई ये 1 दिख रहा है, इसको क्या कर दो, इधर की तरफ ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 बराबर। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर लो आप, n अल्फा माइनस का, फिर से यहाँ पर क्या कर लो, अल्फा। ठीक, अब यहाँ से आप लोग कॉमन कर लो अल्फा, तो आई माइनस 1 बराबर, अगर हम लोग अल्फा कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, n माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से अल्फा का मान निकाल लीजिए, तो अल्फा बराबर क्या निकल आएगा, आई माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। ठीक, तो ये मान हो गया आपका किसका, अल्फा का, यानी कि वियोजन की मात्रा का। ठीक, तो बस इतना ही तो यहाँ पर था। इतना अगर आपने समझ लिया है तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान करना है, इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। जिसको भी नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख के कोशिश करें समझने की, समझ में जरूर आएगा। ठीक, थोड़ा टफ है मानते हैं, लेकिन समझ में जरूर आएगा। ठीक, तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।